मुझे आर्कजिस पे जाना है, वहाँ से मुझे सिर्फ मैप लेने दें अफ्रीका का, ताकि उसके बाद फिर मैं आपको अफ्रीका की चीज़ें लिखवाता हूँ। अफ्रीका कोई बहुत बड़ा बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हमारा ये मिसिंग था, तो इसलिए हमने इसको करना था। तो दीजिएगा मुझे बस 1 मिनट। ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। जो गैंडे की शक्ल वाला एक कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका से मुतल्लिक जब हम किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ते थे तो आपको याद है कि हम उस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस ले लेते थे, और उसके बाद फिर हम उसके अंदर वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते थे, राइट। सो उम्मीद है कि आप लोगों को जो कंप्यूटर वाले नोट्स हैं वो भी मिल गए होंगे, उर्दू वाले भी मिल गए होंगे, लैटिन वर्ड्स भी मिल गए होंगे। बाकी एरियाज़ पे आप माशाल्लाह तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी है, तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू गाइस मोर। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन ये है कि अफ्रीका के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन पहले लिखें। अफ्रीका को प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस यानी यहाँ से इंसानों की बुनियाद बनी, यहाँ पर इंसान सबसे पहले आया, और जो अम्बिया कराम और जो नबियों के हवाले से, या इंसान ज़मीन पर जब पहली दफ़ा आया तो उसने जहाँ पर सिविलाइजेशंस बनाने की बात की, जहाँ पर उसके रहन सहन की बात है, जहाँ से उसके बाक़ियात मिलती हैं, तो वो आपको अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से मिलती हैं। यानी एशिया और अफ्रीका का रीजन जो है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे इंसान सबसे पहले आया, और उसके बाद फिर वो बाकी इलाकों तक फैल गया। अच्छा, लेकिन अगर हम और स्पेसिफिकली देखें तो हम अफ्रीका जो है, एशिया भी नहीं, एशिया से पहले लोग अफ्रीका में रहते थे। और एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं दी ग्रेट एप्स। एप्स कहते हैं वो बिनमानस की शक्ल वाली जो मखलूक होती है, बंदरों की, राइट। तो ग्रेट एप्स की जो बाक़ियात हैं वो भी यहाँ से मिलती हैं। तो कुछ साइंटिस्ट जो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि एवोल्यूशनरी थ्योरी के मुताबिक इंसान पहले बंदर था और फिर इंसान बना, जबकि बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो इस चीज़ पे यकीन नहीं है। तो लेकिन ग्रेट एप्स का भी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसकी बाक़ियात भी अफ्रीका से मिलती हैं। अब कल जब हम सिविलाइजेशंस कर रहे थे तो मैंने आपको मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन बताई थी, जो कि इराक के इलाके में है, और मेसोपोटामिया के साथ हमने इजिप्ट सिविलाइजेशंस पढ़ी थी। तो जो जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, जो पुराने दौर में लोग रहते थे, वो भी अफ्रीका में रहते थे। अच्छा, अफ्रीका को प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है, इसको मदर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो सम टाइम इफ समबडी कॉल्स यू और इफ समबडी आस्क्स कि विच इज़ द मदर कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका इज़ कॉल्ड द मदर कॉन्टिनेंट। अच्छा, अफ्रीका को मदर कॉन्टिनेंट के अलावा इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, और शायद उसकी वजह वहाँ के लोगों की जो स्किन का कलर है। अच्छा, उसके बाद इसको डार्क कॉन्टिनेंट के अलावा इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है प्लेटू 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 कॉन्टिनेंट। यानी ये सारे का सारा जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो सारी सारा ये कॉन्टिनेंट है, दिस इज कॉल्ड प्लेटू कॉन्टिनेंट। और ये प्लेटू कॉन्टिनेंट इसलिए कि ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, पहाड़ों के साथ ये मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको प्लेटू कॉन्टिनेंट भी समटाइम्स इसको कहा जाता है। तो कितने सारे मैंने आपको नेम्स बताए, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस, ग्रेट एप्स, मदर कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट, प्लेटू कॉन्टिनेंट, ऑल कम्स विद द नेम ऑफ अफ्रीका जब हम अफ्रीका की बात कर रहे होते हैं। इस बात को आप यूँ भी याद रख सकते हो कि अफ्रीका में लोग काले होते हैं, तो दिस इज़ डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के अंदर पानी नहीं है, लोग भूख अफलास में रह रहे हैं, और बहुत सारे इलाके पर उसका सहरा है। ये जो अफ्रीका के ऊपर आपको मैप के अंदर ऊपर वाली सतह, यानी नॉर्थ अफ्रीका के ऊपर जो आपको सफ़ेद सा इलाका नज़र आ रहा है, ये बेसिकली सहारा डेज़र्ट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेज़र्ट है। इसके मुतालिक आपको चीज़ें बताऊंगा मैं, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारी जगहों पे पानी और ज़िंदगी नहीं है। सो अगर हम अफ्रीका के सहारा के ममालिक के बारे में बात करें तो इसलिए भी वहाँ पानी नहीं है क्योंकि प्लेटो है, ये थोड़ा ऊंचा भी है। ऊंचा होने की वजह से सूरज की शुआएं भी इसके साथ मुंसलिक हैं, और जो पानी ज़मीन के नीचे है वो भी उनकी एक्सेस में नहीं है, तो ग्राउंड वाटर भी वहाँ पर नहीं है। तो दीज कैन बी दी फ्यू रीजन्स एमंग के वहाँ पर ज़िंदगी कैसी है। अच्छा, इस कॉन्टिनेंट के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो हैं 54, और आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा ममालिक की तादाद कॉन्टिनेंट अफ्रीका में है।
क्यों? क्योंकि हमने एशिया में पढ़ा था कि 50 और 48 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। हमने बाकी कॉन्टिनेंट्स के अंदर कम स्टेट्स पढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स में लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट किसमें? इन पॉपुलेशन और एरिया आफ्टर एशिया। तो एशिया पहले पे है, ये सेकंड पे है। तो ये भी इंफॉर्मेशन इससे मतलब। अच्छा, जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन पे आता है क्योंकि एक लार्ज एरिया के ऊपर ये मुहित है, और इसके लार्ज एरिया पे मुहित होने के बाद अगर ये दूसरे कॉन्टिनेंट से अलहदा है तो किन किन जगहों से अलहदा है? देखें, इसके ऊपर मेडिटेरियन है, और मेडिटेरियन से ऊपर क्या है? यूरोप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूरोप से अलहदा होता है। किससे? मेडिटेरियन से। तो मेडिटेरियन इसको सेपरेट करता है फ्रॉम यूरोप, एक ये बात। और इसको रेड सी जो है, रेड सी और स्वेज कैनाल या इस्थमस ऑफ स्वेज, इसको अलग करते हैं किससे? एशिया से। तो देखिए, एशिया से ये इन दो जगहों से अलग है। आपके साथ चीज़ों को अब समझने की स्पीड इसलिए भी तेज़ है आप लोग की, क्योंकि आप लोग अब बहुत से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स देख के आ चुके हैं। आप लोग की ये बेस्ड चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की बन चुकी है। तो अब इन नामों से आपको ऐसे लगता है कि आपकी गली मोहल्लों के ही ये नाम है, तो इसलिए इस पे हम ज़्यादा, इस चीज़ पे मैं आपको ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा कि यहाँ पे क्या है। देखिए, ये हमारा रेड सी है, और रेड सी के बाद यहाँ पर हमारा इस्थमस है। इस्थमस के बाद यहाँ पे हमारा ये जो कॉन्टिनेंट है वो है। ठहरिएगा ज़रा प्लीज़। ठहरिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो ये बात, उसके बाद इसमें हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन भी ये है कि सबसे पहले अफ्रीका किसने एक्सप्लोर किया था? प्रिंस हेनरी ने। दिस इज़ एमसीक्यूज़, और जो बातें मैंने अभी तक आपको लिखवाई हैं वो एमसीक्यूज़ ही हैं। प्रिंस हेनरी ने। अब प्रिंस हेनरी, एक तो आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन के तौर पे आ गया कि अफ्रीका को एक्सप्लोर इसने किया था। दूसरी बात, यहाँ से हमें यूँ एक्सप्लेन होता है कि जो मैंने आपको एक्सप्लोरर्स लिखवाए थे इन योर फर्स्ट क्लास, उस एक्सप्लोरर्स को सर्च करते वक्त, उन एक्सप्लोरर्स को पढ़ते वक्त हमने अफ्रीका के लिए प्रिंस हेनरी का वर्ड शायद नहीं यूज़ किया था, तो आप इसको वहाँ पर भी अपडेट करेंगे। अफ्रीका में तो हम इसको पढ़ ही रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, अच्छा इसके बाद हमारे पास है एक कॉन्सेप्ट है रिफ्ट वैली का। अब रिफ्ट वैली समझाने के लिए मुझे आपको लेके जाना है पहले वाइट बोर्ड पे, फिर मैं इसके मुतालिक आपको बताता हूँ। अच्छा, वाइट बोर्ड आप लोग को नज़र आ रहा है। अब वाइट बोर्ड के अंदर आप लोगों ने, वाइट बोर्ड से पहले आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मिस आयशा के साथ, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि जब हमारी ज़मीन होती है, और उस ज़मीन के अंदर आपको पता है कि लावा जो है वो हर वक्त पिघल रहा होता है। ये वाली बात आपने पढ़ी थी ना? अब जब ये लावा जो ज़मीन के अंदर पिघल रहा होता है, इस लावे को ज़मीन में से कहीं ना कहीं से ये निकल भी रहा होता है। अच्छा, इस लावे के साथ साथ ज़मीन के अंदर कुछ प्लेटें होती हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, अपने वर्ड सुना है। तो ज़मीन बेसिकली कुछ प्लेट्स के ऊपर रहती है। तो ये जो मैं सेपरेट सेपरेट बना रहा हूँ, तो हमारी ज़मीन के नीचे कुछ ऐसी प्लेट्स हैं, यानी हमारे कुछ कॉन्टिनेंट्स, इवन कुछ समंदर जो हैं, वो बेसिकली ज़मीन के ऊपर तो हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि वो इस प्लेट के नीचे हैं, या उनके नीचे प्लेटें भी हैं, यूँ कहते हैं ना हम। अच्छा, अब होता क्या है? अब होता ये है कि हमारा लावा जो है वो किसी भी जगह से अगर निकलने की कोशिश करता है, इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, या इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो लावे की इस मूवमेंट में दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? अब आप लोगों ने इस बात को समझना है। अगर तो लावा यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है, यानी हमारी जो प्लेट है वो दो तरफ जाने की कोशिश करती है। किधर किधर जाने की कोशिश करती है? या वो इस तरफ हटती है, या वो इस तरफ हटती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अगर जब ये प्लेट इस तरफ जा रही है, तो जो इसके दूसरी साइड पे प्लेट है, ये उससे टकरा नहीं जाएगी। तो कहीं पर ये टकरा जाती है, और कहीं पर ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है। तो जहाँ पर टकराती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर कन्वर्जेंस हुई है। कन्वर्जेंस हुई है, यानी कन्वर्ज हो गई एक दूसरे के अंदर।
और जहाँ पर ये एक दूसरे से अलहदा होते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पर डाइवर्जेंस हुई है। तो बेसिकली ज़मीन की प्लेट्स के अंदर दो फिनोमिनन्स होते हैं जब प्लेट्स एक दूसरे के साथ अपनी जगह को छोड़ती हैं, डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस की वजह से, तो ज़मीन हमारी ऊपर हिलती है और उसके हिलने से ज़मीन के ऊपर जो कॉन्टिनेंट और हमारे घर होते हैं, लावा जब निकलने की कोशिश करता है तो वो प्लेट्स को जब हिलाता है, उसको ट्रेमर देता है, उसको शेक करता है, तो अर्थक्वेक पैदा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने मैडम्स के साथ पढ़ा भी होगा। अच्छा, जब हम इसी कॉन्सेप्ट को इस मद में देखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, मैं आप लोगों को चीज़ मज़े की दिखाऊं और आप लोगों को शायद मैंने पहले बताया भी है। एक कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा देखिए मैप है और ये इस तरह से हमारा मैप बनता है। अच्छा, अगर हम इस मैप को बड़े गौर से देखें तो हमें इस तरह से लगता है कि ये जो पूरे का पूरा मैप है, ये पहले इस तरह था, यानी ये पहले एक पूरा इस तरह से गोल जगह थी। उसके अंदर हमारे पास सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, इस तरह से जुड़े हुए थे और इन कॉन्टिनेंट्स में दरारें पैदा होना शुरू हुई। ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलहदा होना शुरू हुए और जब इनके दरमियान वैलीज बनना शुरू हो गई तो वहाँ पर पानी आ गया। अगर मैं आपको ये चीज़ यूँ दिखाऊँ, ठहरिए, तो अब आप मेरा कॉन्सेप्ट बाय करेंगे, अब आप इस बात को समझेंगे। देखें, अगर मैं आपको ये पूरा मैप दिखाऊं तो आपको ऐसे लग रहा है कि ये जो अफ्रीका पूरे का पूरा है, ये इस जगह से नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिको गल्फ के पास से कहीं निकला है और ये जो साउथ अफ्रीका की ये जो चोंच बन रही है, ये इसके गले में आ रही है अफ्रीका के। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पूरे का पूरा नीचे कहाँ जा रहा है, साउथ इंडियन ओशियंस में जा रहा है। ऐसा लग रहा है ना? मैं बोल ही रहा हूँ या आप लोग सुन भी रहे हैं? जी, गुड, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो इसके ऊपर एक वर्ड देती है, वो एक पोस्टुलेट देती है, वो ये कहती है कि इंसान जिस ज़मीन पर रह रहा है इसमें रिफ्टिंग हो रही है, इसमें दुनिया एक दूसरे कॉन्टिनेंट से आपस में अलग हो रहे हैं, ज़मीन के ऊपर खला पैदा हो रहा है। तो इस रिफ्टिंग का जो प्रोसीजर है ये एक साल में नहीं होता, 400-400, 500-500 साल बाद ज़मीन 1-2 इंच जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स वालों से बात की गई और उनकी कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप लोग पता नहीं क्या क्या अपने नज़रियात हमें दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब हमने इस जगह पे आके देखा कि यहाँ मट्टी क्या है और यहाँ मट्टी क्या है, तो हमें इन दोनों जगहों के ऊपर जो मट्टी की खासियत है वो हमें ऐसी लगी कि यहाँ पर जो मट्टी है और जो यहाँ पर मट्टी है दोनों एक तरह की हैं। यानी इससे ये लगता है कि पहले कभी इकट्ठे थे। यहाँ पर जो मट्टी है और जो यहाँ पर मट्टी है, ऐसे लगता है कि ये पहले कभी इकट्ठे थे तो बराबर है। तो इस चीज़ से इस नज़रिए को ज़्यादा तक़वीयत भी मिली। इस सारे प्रोसेस को हम कह देते हैं रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग, या एक दूसरे से अलहदा होना ज़मीन की सतह का। लेकिन अगर मैं आपको लेके जाऊँ समंदर के अंदर और अटलांटिक के अंदर ले जाऊँ, तो अटलांटिक ओशन को ज़रा करीब से देखिएगा तो आपको ऐसे लग रहा है ना कि अटलांटिक ओशन के अंदर जो है दरारें बनी हुई हैं, जैसे आपके सर्दियों के अंदर हाथ जो हैं वो फट जाते हैं अगर आपने पानी नहीं पिया होता या अगर आपने उसके ऊपर मॉइस्चर नहीं लगाया होता। ये क्या हो रहा है, बेसिकली ज़मीन के फटने की वजूहात की वजह से यहाँ पर रिफ्ट वैलीज बन रही हैं, यहाँ पर ड्रिफ्टिंग हो रही है। तो एक कॉन्सेप्ट है अटलांटिक रिजेस का। जब भी ये लफ्ज़ यूज़ होगा वेयर आर द रिजेस इन ओशियंस, तो आपके पास एक ही जवाब आना चाहिए कि दिस इज़ इन अटलांटिक ओशियन, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के अंदर अटलांटिक रिजेस के नाम से, अटलांटिक रिजेस के नेम से ये वैलीज़ जो हैं बनी हुई हैं, पहाड़ियाँ नुमा बनी हुई हैं, जहाँ से अक्सर जहाज़ भी टकरा जाते हैं अगर वो गलत जगह पर जाएँ। अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब ज़मीन एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रैवल करती है, तो जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, उस कॉन्टिनेंट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिफ्ट वैली के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाता है। कहा यह जाता है कि जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, मैं आपको ज़रा करीब से दिखाना चाह रहा हूँ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, पहले तो गौर से ज़रा इसकी शक्ल देखें ना, ऐसे ही लगता है कि गेंडा है और उसके सर पे सींग है, यहाँ पे उसकी आँख है, ये उसका मुँह है और ये इसका गला है। तो इसका जो, अगर हम इसके पास जाएँ तो जहाँ इसकी आँख है और इसके पास ये जो जगह है, ये देखिए अब यहाँ से ये कटना शुरू हो गया है और ये कटना शुरू हो गया और इस तरह जा के अपने सींग जो है, इसका सींग आगे की तरफ गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा? इंडियन ओशन की तरफ निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे मदगास्कर जो है वो यहाँ से अलग होकर आगे की तरफ चला जा चुका है, राइट। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिफ्ट वैली कॉन्सेप्ट। कि रिफ्ट वैली किस कॉन्टिनेंट में बन रही है, इसके ऊपर 3-4 एमसीक्यूज आते हैं। तो आप इसके ऊपर ये बात करेंगे कि रिफ्ट वैली कहाँ है। पहला तो सवाल ये, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इट इज़ इन अफ्रीका।
अब इससे मतलब थोड़ा सा डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं और इसको डेप्थ में देखने की कोशिश करते हैं। रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट इस तरह से भी हमारे साथ आता है कि जो रिफ्ट वैली है ये कहाँ से कहाँ हो रही है, राइट, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी साउथ टू नॉर्थ हो रही है। एक तो ये आपने रिफ्ट वैली के साथ कि साउथ टू नॉर्थ हो रही है, और मुझे बताएं कि ये साउथ टू नॉर्थ हो रही है लेकिन किस तरफ हो रही है, ईस्टवर्ड या वेस्टवर्ड? तो इसका जवाब है कि ये ईस्ट की तरफ हो रही है, तो ईस्टवर्ड हो रहा है। सो इन तीनों चारों बातों से जो भी एमसीक्यूज अगर रिफ्ट वैली से हवाले से वो बनाना चाहेगा तो आपको इस बारे में पहले से पता हो, और मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए पीछे ले गया था, तो आपको अब ये बात क्लियर हो गई। अगर किसी को मेरा वो पीछे टेक्टोनिक्स प्लेट्स वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्योंकि हम टेक्टोनिक्स प्लेट्स नहीं पढ़ रहे हैं, या आपको अगर सिर्फ यही बात समझ आ गई है कि हाँ कोई दरार पड़ना कोई दुनिया का फिनोमिनन है, तो बस इतना भी काफ़ी है। क्योंकि अगर आप जब रिफ्ट वैली का क्वेश्चन अपने सामने देखेंगे तो अब आप इसको हैंडल कर सकेंगे जैसे आपने इसको हैंडल करना है। गुड हो गया, वेरी गुड। अच्छा, अब हम वापस आते हैं और चीज़ों को देखते हैं। तो ये कुछ मेजर डिस्कशन थी रिगार्डिंग अफ्रीका। अब हम इस मेजर डिस्कशंस के बाद जैसे हम फ्रेम्स या एरियाज ऑफ दी क्वेश्चंस करते हैं कि और किन किन एरिया से क्वेश्चन आना है, तो हम उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो अफ्रीका से मुतल्लिक हैं क्वेश्चंस हैं, उसमें सबसे पहले हम वर्ड लिखते हैं रिवर्स। और रिवर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका के जो रिवर्स हैं, ये आपने हेडिंग देनी है और उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या होगा इसमें। लें जी, एक रिवर है, रिवर नाइल। रिवर नाइल अफ्रीका के अंदर, और वेरी इंटरेस्टिंग रिवर। इस रिवर को दिखाने के लिए मुझे फिर बोर्ड लेना है, के लिए 1 मिनट के लिए आप लोग के लिए, ताकि बोर्ड पे मैं इसको ज़्यादा अच्छा से क्लियर कर सकूं। अच्छा, इस बोर्ड पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ अफ्रीका का जो हमारा मैप है। इस मैप में जो हमारा रिवर नाइल जिस तरह से बहता है, तो रिवर नाइल इसमें कुछ इस तरह से बहता है कि यहाँ पर कोई एक जगह है जहाँ से एक रिवर बहता है, इस तरह से। वो रिवर इसमें से इस जगह से निकलता है, इस जगह से वो रिवर निकलता है। निकलने के बाद ये रिवर ऊपर की तरफ आता है, यहाँ रुकता है। इस रिवर के अंदर एक और झील है यहाँ पर, और झील इस रिवर को ज्वाइन करती है, और उसके बाद इसका कलर नीला हो जाता है। नीला होने के बाद ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये जो मैंने रिवर नाइल बनाया है, तो रिवर नाइल से मुतल्लिक कुछ एमसीक्यूज लिखिए। रिवर नाइल की 3 टाइप्स हैं। पहले को कहते हैं वाइट नाइल, राइट। दूसरे कहते हैं ब्लू नाइल। एक इसका और नेम भी है, उस पर मैं मेंशन करता हूँ आपको। जो वाइट नाइल है, ये वो रिवर है जो ये मैंने पीले कलर का बनाया है। और आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट का पता है ना कि जब हम किसी भी रिवर की बात करते हैं तो उसका सोर्स क्या होता है, कुछ कोई लेक होती है। तो लेक विक्टोरिया जो है इज़ द लार्जेस्ट लेक इन 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 अफ्रीका। ये लेक विक्टोरिया से निकलता है, और जब ये लेक विक्टोरिया से निकलता है तो उस वक्त इसकी शक्ल वाइट होती है, ये आम पानी नुमा होता है। लेकिन ब्लू नाइल जो है वहाँ उसके पास एक लेक है जिसको हम लेक टाना कहते हैं। तो लेक टाना से जो रिवर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उससे निकलने वाले रिवर को हम ब्लू नाइल कहते हैं, राइट। तो रिवर नाइल और जो वाइट नाइल है, ये दोनों किस जगह पे जाके अपने आप को कंट्रास्ट करते हैं? ये दोनों एक जगह पे जाके जिस जगह पे इकट्ठे होते हैं वो सूडान का इलाका है, SUDAN। और सूडान के इलाके में खुर्तूम है जहाँ पे जाके इकट्ठे होते हैं। खुर्तूम के बाद ये ऊपर जाकर फिर इजिप्ट के अंदर शामिल हो जा इजिप्ट के मुल्क से गुजर रहे होते हैं। और एक डैम है जिसका नाम है असवान डैम। असवान डैम, राइट। और बहुत दफ़ा ये MCQs आया है असवान डैम का कि कहाँ है। तो असवान डैम भी इसी रिवर के ऊपर है, और उसके बाद ये रिवर जाकर अपने आप को अलेक्जेंड्रिया के मुकाम पर, यहाँ पर जाकर के मुकाम पर मेडिटेरियन के अंदर एंड होता है। तो मैंने एक डायग्राम की शक्ल में आपको इसकी MCQ समझाने की कोशिश की। अभी मैं आपको इसको विजुलाइज भी करवाता हूँ कि ये कहाँ पर है और किस तरह से हम इसको देखते हैं। अब रिवर नाइल से मुतल्लिक कुछ चीज़ें और लिखनी है कि रिवर नाइल की जो टोटल लेंथ है वो है 425 So, what do I win? बख्तावर बच्चा, ये हो गया है। Oh,
अच्छा जी, कोई बात नहीं, हमारी डाइवर्जन हो गई थी, हम वापस आ गए हैं। मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ लिखी है 4 to 5 8 माइल्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, सबसे लॉन्ग रिवर है रिवर नाइल। और रिवर नाइल जो है, इसको, ये वाहिद रिवर है जो बड़े रिवर्स में नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ बहता है, उल्टा बह रहा है ऊपर की तरफ, राइट। तो साउथ टू नॉर्थ इसकी डायरेक्शन है, और डायरेक्शन पे भी इसके सवाल आ जाता है। और उसके बाद एक रिवर, मैंने कहा था कि इसकी 3 टाइप्स हैं, मैंने कहा था ना। इसमें इसकी जो थर्ड टाइप है उसका नाम है ATBARA। एटबारा जो है वो एक जगह का नाम है जहाँ से ये रिवर खुर्तूम के पास, यानी जब ये इकट्ठा हो जाता है तो उसके टाइम गुजर रहा होता है। तो वहाँ पे एक इलाका है एटबारा, तो वहाँ पर इस रिवर का नाम एटबारा रिवर भी इसको समटाइम कहा जा रहा होता है। होता तो ये रिवर नाइल ही है, तो समटाइम इसको एटबारा के नाम से भी बुलाया जा रहा होता है। अच्छा, एक छोटा सा सिचुएशन समझनी है आपने, और इस सिचुएशन को आपने MCQs करना है कि अगर हम इस रिवर को इस तरह से समझें कि इस रिवर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, तो ये बेसिकली डाउन स्लोप है ना, कि रिवर जो है वो मेडिटेरियन की तरफ जा रहा है। और जो ये वाला एरिया है, ये थोड़ा सा इसका अपर स्लोप है, यानी ऊंचाई वाली जगह पे है। और ये इसकी डाउन स्लोप है, जो मैं आपको रेड कलर के अंदर अभी ये शो कर रहा हूँ। सो अगर वो ये पूछता है कि आपका लोअर इजिप्ट या लोअर नाइल कहाँ है, तो वो इजिप्ट में है। और अगर वो आपसे ये पूछता है कि अपर नाइल किस साइड पे है, तो अपर नाइल जो है वो साउथ ऑफ नाइल को कहा जाता है। मेरी इस बात को जो मैंने अभी आपको बताई क्लियर हुई? अगर इजिप्ट जो मुल्क है, यहाँ पर मैं अब आपको ओरिजिनल मैप में दिखा देता हूँ। अच्छा, रिपीट कर देता हूँ जी। मैंने आपसे कहा कि ये रिवर नाइल बह रहा है। अब रिवर नाइल किस तरफ बहता है? जहाँ पर लो लैंड होती है, यानी लेक ऊपर होती है और उस तरफ पानी बहना शुरू होता है जहाँ लो लैंड होती है। तो लेक्स इस तरफ बह रही है ना, क्योंकि उस तरफ लो लैंड है, लेक इस तरफ जा रही है। तो ये वाली जगह जो है वो अपर नाइल में आएगी। और जो लोअर नाइल है वो इजिप्ट की तरफ जो नील बन रहा होगा वो लोअर नाइल में आएगा। तो अगर कभी ये सवाल आए कि नाइल का एक नॉर्थ है, एक नाइल का साउथ है, तो साउथ अपर नाइल में है और जो नॉर्थ है वो लोअर नाइल में है, ग्रैंड नील में। क्या क्लियर नहीं हो रहा है इसमें? गुड, हो गया। तो अब जब हम इस बात को समझ लेते हैं, तो फिर अब हम आपको इसको ओरिजिनली दिखा देते हैं कि अब ये क्या क्या है इससे मुतल्लिक। और इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 बातें आपने याद रख ली दी हैं। लेक टाना, लेक विक्टोरिया से ये निकलता है और मेडिटेरियन में अपने आप को ये एंड करता है। अलेक्जेंडरिया जो है वो इसकी डेल्टा है जहाँ पे जाके अपने आप को क्लियर करता है। अब अगर हम इसको जाके आपको, मैं आपको इस ओरिजिनल मैप में दिखाऊं, तो शायद आपको ये वहाँ पे और भी क्लियर होगा। और किस तरह से हमें वहाँ नज़र आता है। अगर ये जो ये आँख है, जो अफ्रीका की मैंने आपको कहा था आँख है, दिस इज़ कॉल्ड विक्टोरिया लेक। ये देखिए, ये विक्टोरिया लेक है, ये विक्टोरिया लेक है। और विक्टोरिया लेक के ऊपर युगंडा मुल्क है, नीचे इसके कौन सा मुल्क है? तो ये वैसे मैं लेक में जाके आपको लिखवाता हूँ। तंजानिया है इसके शायद, और राइट साइड पे इसके कीनिया है, इस साइड पे ये देखें। तो लेक के विक्टोरिया के अंदर 3 मुल्क की बाउंड्रीज भी लग रही है, 3 मुल्कों को शेयर कर रहा है। खैर, ये यहाँ से निकला, और ये निकलने के बाद चला 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 ये ऊपर जा रहा है। तो इसको यहाँ से एक लेक है, शायद यही है लेक टाना, जो ब्लू कलर की है। हाँ जी, ये देखिए, ये ब्लू कलर की लेक है, दूर से नज़र आ रही है। ये लेक अपना पानी इसमें शामिल करती है। अच्छा, स्क्रीन शॉट लेने में वो आपको नज़र अभी दिखा देता हूँ। उसके बाद ये यहाँ से सूडान के अंदर आकर ये इस जगह पे खुर्तूम में आके ये देखें इकट्ठा हो गया। ये रिवर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और ये फिर इस तरह जाते 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 आगे अलेक्जेंड्रिया में जाके अपने आप को इन करता है, और 2 जगह इन करता है। आपको दोनों सवाल आएंगे, एक पोर्ट सैद इस जगह पे भी, और एक इस जगह पे। लेक एलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सैद, ये पूरा इलाका कहलाता है। इसको पोर्ट सैद के साथ भी समटाइम आप MCQs में देखेंगे, अलेक्जेंड्रिया स्लैश पोर्ट सैद लिख लीजिएगा इसके साथ वर्ड, तो ये दोनों में आता है। अब जो स्क्रीन आप कह रहे हो कि मैं आपको वो देखनी है आपने, मैं एक दफ़ा बस वो विजुलाइज करवा देता हूँ आपको। अगर तो चीज़ बची हुई तो हाँ बची हुई, तो अब शायद आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें कि यहाँ से इसकी क्लैरिटी हो जाए। राइट, दिस इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर एज वेल।
अच्छा, लेक रिवर हमने एक पढ़ा अभी तक अफ्रीका के अंदर, अगले रिवर्स को देखते हैं। मैं उसके लिए इधर स्क्रीन मुझे दूसरी चाहिए। जल्दी जल्दी हम उन रिवर्स के मतलब जो MCQs बेस्ड चीज़ें आई हैं सिर्फ वो उसको मेंशन करते हैं, क्योंकि डिटेल्स में अब हम होता क्या था कि अफ्रीका क्योंकि हमारा सेकंड कॉन्टिनेंट के तौर पे हम पढ़ते हैं। आप बच्चों ने माशाल्लाह सारे चीज़ें पढ़ ली हुई है ना, वरना अफ्रीका पे हम बहुत ज़्यादा टाइम उस वक्त लगा भी लेते थे कि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स यहाँ क्लियर हो रहे होते। आप लोग के लिए मैंने यूरोप में वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए थे कुछ। अच्छा, एक और रिवर है हमारे पास, उसको कहते हैं रिवर कॉन्गो। रिवर कॉन्गो। अच्छा, कॉन्गो जो है एक मुल्क है जिसका पुराना नाम है ज़ायरे, राइट। तो इसको हम रिवर कॉन्गो का दूसरा नेम रिवर ज़ायरे भी है, राइट। और ये जो सेंट्रल अफ्रीका है, ये देखें अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में है कॉन्गो का मुल्क, बिल्कुल सेंटर में। सो इस वजह से हम इसको ज़ायरे रिवर भी बोलते हैं, और ज़ायरे रिवर अफ्रीका में सेंट्रल अफ्रीका के अंदर है। अच्छा, ज़ायरे रिवर जो है, इससे मुतलिक इन्फॉर्मेशन और इससे मुतलिक बड़ी मज़े की बात यह है कि इसको जो इक्वेटर लाइन है वो 2 टाइम क्रॉस करती है। इक्वेटर क्रॉसेज एट 2 टाइम, क्रॉस इक्वेटर 2 टाइम्स। कैसे? जितने भी रिवर्स हैं ज़मीन के ऊपर, उनकी जो ट्रैवलिंग है वो कुछ इस तरह से होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। ऑलराइट, अब यहाँ से अगर रिवर कॉन्गो ये गुजर रहा है, और यहाँ से बेसिकली लेक विक्टोरिया से आपके ना इक्वेटर लाइन यूं गुजर रही है। अब यहाँ से रिवर कॉन्गो किस तरह से जाएगा, रिवर कॉन्गो यूं 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 इस तरह से करके गुजर जाएगा। तो इसने 2 टाइम्स जो है वो इक्वेटर को लाइन को क्रॉस किया है, और ये एजाज़ हर रिवर के पास नहीं है। इसी वजह से हम इसको इसकी ये चीज़ MCQs में आती है। रिवर कॉन्गो आ गया, रिवर कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका में है, इसको ज़ायरा रिवर कहते हैं, 2 टाइम क्रॉस करता है। अच्छा, उसके बाद एक और रिवर है हमारे पास, उसका नाम है लामा रिवर। अब लामा रिवर जो है वो बेसिकली लाम नो नॉट लामा, मैं मिस, इट इज़ नाइजर, इट इज़ रिवर नाइजर, जो लामा माउंटेन से निकलता है। मैंने उसको लामा रिवर बोल दिया, ये लामा LAMA, इसको यूं ठीक कर लीजिएगा, ये लामा माउंटेन से निकलता है। तो रिवर नाइजर कहाँ से निकलता है, लामा माउंटेन से निकलता है। बस ये इन्फॉर्मेशन आई हुई थी और ये मैं आपसे शेयर कर लिया। और दिस इज़ इन वेस्ट ओवरऑल इन अफ्रीका। अच्छा, उसके बाद एक रिवर है ऑरेंज रिवर। अब ऑरेंज रिवर का नाम है, इस वजह से भी ये बात भी हमें पता चल गई। ऑरेंज रिवर से मुतालिक ख़ास बात ये है कि इसके ऊपर एक फॉल्स हैं, ऑग्राबीज फॉल, AUGHRABIES, ऑग्राबीज फॉल। ऑग्राबीज फॉल क्या है, एक आबशार है जो यहाँ से गुज़रती है। और इसी तरह जो आपका ये है ऑरेंज रिवर, ये एंड होता है इन अटलांटिक ओशन की तरफ, यानी ये वेस्ट की तरफ जाता है, वेस्ट की तरफ जाके अपने आप को एंड करता है। ये ऑरेंज रिवर के साथ आपने लिखना है। एक रिवर है उसका नाम है ज़म्बेज़ी रिवर। अब आप कह रहे हो कि कैसे नेम्स हैं ये ऐसे नेम्स हैं जैसे हम पाकिस्तानी अपने नामों से फेमिलियर हैं, तो ये अफ्रीका की कंट्रीज़ के मुख्य लोगों के नाम हैं या उनके मुतलिक नाम हैं। ज़म्बेज़ी रिवर के ऊपर है विक्टोरिया फॉल्स। तो विक्टोरिया एक लेक भी है, विक्टोरिया एक फॉल भी है, और विक्टोरिया फॉल ज़म्बेज़ी रिवर के ऊपर है, और ऑरेंज रिवर के ऊपर ओग्राबीज फॉल है। तो हमने 2 फॉल्स भी देख रहे हैं साथ साथ अफ्रीका में। अच्छा, आप लोगों को, आपने बॉलीवुड की मूवीज़ देखी है ना, तो आप लोगों ने शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, कतरीना कैफ और करीना, इस तरह के लोगों को हम हीरो और हीरोइन बनाते हैं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री की मूवीज़ को पाकिस्तान देखता भी है। और इसी तरह आप लोग एक और मूवीज़ भी देखते होंगे हॉलीवुड की, तो हॉलीवुड की मूवीज़ भी आप देखते हैं। इसी तरह जैसे हमारे कतरीना और हमारे शाहरुख खान हैं, तो इसी तरह अफ्रीका के भी तो शाहरुख खान और कतरीना होंगे ना। तो एक इंडस्ट्री है उसका नाम है NOLL, नॉलीवुड। नॉलीवुड जो है, दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो आज तक अफ्रीकन मूवीज़ ही नहीं देखी, और अफ्रीका की जो फिल्म इंडस्ट्री है जिसको नॉलीवुड कहा जाता है ये नाम भी शायद आज हम फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे।
तो ये बॉलीवुड से बड़ी इंडस्ट्री है, और बॉलीवुड की इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, और आपके कितने हीरो हीरोइन और आप उनके कितने चाहने वाले हैं, उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, उनके कितने व्यूअर्स हैं। सो नॉलीवुड जो है बॉलीवुड से भी बड़ी है, तो वहाँ पर कितने कतरीना कैफ होंगी माशाल्लाह से, रंग बिरंगी सी हैं कि कैसे मज़ेदार और खूबसूरत सी करीना कैफ होंगी। तो अल्लाह ताला तुम्हें नॉलीवुड जैसी दुल्हनें अता करे। तो ये दुआ दे रहे हैं सर, या आप बद दुआ दे रहे हैं? नहीं नहीं, अल्लाह ताला आप लोग को खुशहाल रखने वाली खवातीन अता फरमाए, और लड़कियों को भी खुश रखने वाले मर्द अता फरमाए। तो हम नॉलीवुड की इस इंडस्ट्री के साथ फर्स्ट जो है वो आपकी आपकी वो है हॉलीवुड ना, पाकिस्तान की लॉलीवुड है। नॉलीवुड जो है वो अफ्रीका की फिल्म इंडस्ट्री। अब जम्बेजी या बाकी रिवर्स या बाकी नेम्स, क्योंकि हम उन इलाकों में रहते नहीं है ना, इसलिए शायद हमें ये नेम्स अच्छे भी ना लग रहे हो, लेकिन इन नेम्स को हमें याद रखना है कि जम्बेजी रिवर है, ऑरेंज रिवर है, और ग्राबीज फॉल्स का नाम है, तो इस वजह से। अच्छा आगे चलते हैं। एक और रिवर है, उसको कहते हैं रिवर लिम्पोपो। लिम्पोपो। अब रिवर लिम्पोपो इज ऑल्सो इज इन अफ्रीका। और रिवर लिम्पोपो से मुतालिक ये इंफॉर्मेशन है कि इसको ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न की जो लाइन है जो हमने पढ़ी थी, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न, इसको 2 टाइम क्रॉस करता है। ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न को क्रॉस करता है 2 टाइम्स, रिवर लिम्पोपो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी लाइन है, साउथ में होगी या नॉर्थ में होगी? ट्रॉपिक्स हमने पढ़े थे ना, इक्वेटर होता है, इक्वेटर के ऊपर एक ट्रॉपिक होता है और एक नीचे ट्रॉपिक होता है। नीचे वाले को ट्रॉपिक कहेंगे, ऊपर को कहेंगे? बकरी वाला कॉन्सेप्ट याद है ना? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, परफेक्ट। तो हमारा जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसको रिवर लिम्पोपो जो है वो 2 टाइम क्रॉस करता है, जैसे जो ऊपर वाला रिवर हमने बनाया था, रिवर कॉन्गो या रिवर जायर, वो इक्वेटर को क्रॉस करता है। अच्छा, और रिवर लिम्पोपो जो है, इसको इससे ये बात याद कर लीजिएगा आसानी से कि लिम्पोपो एंड्स ख़त्म होता है कहाँ? मोपोपो रिवर, मोपोपो बे के अंदर, ईस्ट की तरफ एक बे बनती है मोपोपो। ऑलराइट, आगे चलते हैं। और एक और हमारे पास रिवर है, ये हो गया लेक्स। अच्छा, लेक विक्टोरिया मैंने आपको लोग को ये वाली करवाई थी, ये लेक विक्टोरिया ना। इस लेक विक्टोरिया के ऊपर पहला सवाल तो ये है कि यहाँ से इक्वेटर क्रॉस होता है, तो लेक विक्टोरिया में से इक्वेटर क्रॉस होता है। और लेक विक्टोरिया इज द सेकंड इज द फर्स्ट लेक ऑफ अफ्रीका। और फ्रेश वाटर के हवाले से ये बिगेस्ट लेक्स में इसका शुमार होता है। ये दुनिया की बड़ी लेक्स जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, और देखें दूर से ही मैप में हमें एक टिक्का सा आंख नुमा नजर आ रहा होता, तो ये इतनी बड़ी है ये। तो टाना जो है वो फिर इसकी छोटी लेक्स है ना। ऑलराइट, अच्छा अब हम इसके बाद रिवर्स हमारे हो गए, और मज़ीद जो आपको रिवर्स मिलेंगे आप लोगों ने खुद करने हैं। हमारे पास एक और एरिया है इसके अंदर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। जब भी आप अफ्रीका का नाम सुनते हैं तो आपको अफ्रीका के नामों में एक ही चीज़ समझ आती है कि अफ्रीका में डेजर्ट्स भी हैं, राइट? तो हम हेडिंग देंगे डेजर्ट्स की। डेजर्ट्स कौन कौन से डेजर्ट्स हैं? पहला डेजर्ट है जी सहारा। सहारा के बाद एक है कलहारी। कलहारी के बाद है नेमिब। मैं ये तीनों आपको 3 डेजर्ट्स हैं बेसिकली। अगर हम इस वक्त यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये जो बड़ा सबसे बड़ा डेजर्ट है उसको सहारा कहते हैं। सहारा डेजर्ट्स के आगे की इंफॉर्मेशन लिखनी है, आप इस तरह लिखवाना एज इट इज। सहारा इज द थर्ड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे एमसीक्यूज के अंदर 3 डेजर्ट्स आते हैं, एंटार्क्टिका उसमें होता है, तो एंटार्क्टिका आपका दुनिया का फर्स्ट लार्जेस्ट है, एंटार्क्टिका, ठीक है। और आर्कटिक आपका दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है, और सहारा फिर इनके अंदर थर्ड रैंकिंग में आता है। लेकिन अगर ऑप्शंस के अंदर
एंटार्क्टिका और आर्कटिक ना हो तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट होगा हमेशा से। इसके अलावा दुनिया में जो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स जिन पे हम रहते हैं कोई और नहीं है। एक तो ये इंफॉर्मेशन। दूसरा, अगर लफ्ज़ ये लग जाए कि हॉट लार्जेस्ट, तो ये गर्म सहरा है, सहारा। और जो आर्कटिक है अंटार्कटिक हैं वो दोनों कोल्ड हैं, तो इस वजह से ये हॉट लार्जेस्ट वन है, दुनिया का फर्स्ट हॉट लार्जेस्ट है ये। लेकिन अगर हॉट की कंडीशन ना लगाए और ऑप्शन में अंटार्कटिका और आर्कटिक हो, तो फिर आपने अंटार्कटिका को फर्स्ट पे रखना है, आर्कटिक को सेकंड पे रखना है, और फिर ये थर्ड में आएगा। एक तो ये बात। दूसरा, इस डेजर्ट को सहरातुल कुबरा भी कहा जाता है। यानी सहरा का मतलब है कि हम इसको अरबिक में, और कुबरा का मतलब है कबीर यानी बड़ा सहरा। इस पर 10 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं इस सहरा के बाउंड्री और इसके साथ लगते हैं। ये जो इजिप्ट है ना, बिल्कुल राइट साइड पे ये देखें, ये इजिप्ट है। इजिप्ट आता ही सहारा के अंदर है, लेकिन अगर इसमें रिवर नाइल ना होता तो इजिप्ट की इकोनॉमी कोलैप्स होती और इजिप्ट बहुत बड़े ममालिक में शामिल ना होता। तो इसके जो सहरा है, जो इसका सहरा की वजह से इसके अंदर जो डेजर्ट है, कम एग्रीकल्चर लैंड है, वो नाइल के गुजरने की वजह से कुछ बैलेंस हो चुकी है। अदरवाइज इसकी ये जो नाइल के साथ साथ आबादियाँ हैं, वो इजिप्ट सिविलाइजेशंस के कॉन्सेप्ट में दिमाग में रखते हुए उसकी वजह से ये फ्लरिश है। इसी वजह से इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है कि अगर नाइल ना होता तो इजिप्ट ऐसा ना होता। राइट, ये नाइल का दिया हुआ तोहफा है इजिप्ट जो है, तो इसकी सेकंड नेम जो है इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहा जाता है। अच्छा जी, अब अगर हम वापस एक और चीज़ पे बात करें, तो अगर आप अफ्रीका आपकी नज़रों के सामने है, तो आपको अफ्रीका नज़र आ रहा है ना। मोस्टली जो अफ्रीका का नॉर्थ पार्ट है वो इसमें आता है सहारा के अंदर। तो नॉर्थ अफ्रीका जो है वो ऑलमोस्ट इज इन सहारा, सहारा डेजर्ट्स में आता है। तो अभी तक हमने एक डेजर्ट पढ़ा है मैंने आपको, जिसको हम सहारा डेजर्ट कहते हैं, और उससे मुताबिक चीज़ें आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे पास एक और दूसरा डेजर्ट है जिसको हम कहते हैं कलहारी डेजर्ट। कलहारी डेजर्ट जो है एक इलाका है बोस्टवाना। बोस्टवाना एक कंट्री है। सहरातुल कुबरा, कुबरा का मतलब होता है कबीर, बड़ा। सहरा का मतलब होता है सहरा, इसको सहरा कुबरा भी कहते हैं, यानी दुनिया का बड़ा सहरा। राइट। कलहारी डेजर्ट एक बोस्टवाना कंट्री है, उसका 70% हिस्सा जो है वो कलहारी डेजर्ट पे मुश्तमिल है, और ये साउथ सेंट्रल इलाके में आएगा। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ कि अगर मैं इस अफ्रीका को थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट करूँ, तो आपको ये वाली जगह डेजर्ट में नज़र आ रही है ना। तो ये देखें, ये बोस्टवाना है। ये पूरा मुल्क जो है जिस डेजर्ट पर बेस करता है उसको कलहारी डेजर्ट कहते हैं। राइट। अच्छा, अब अगर हम देखें तो आपके लेफ्ट साइड पे नामीबिया एक मुल्क है। तो नामीबिया का जो डेजर्ट है उसको नामिब डेजर्ट कहते हैं। तो थर्ड डेजर्ट का नाम है नामिब। नामिब से इसका नाम नामीबिया है। अगर मैं आपको आपसे ये पूछूं कि नामिब जो है उसकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट के हवाले से मुझे इसकी लोकेशन बताएं, नामिब की या नामीबिया की। चला लो हाथ। वेस्ट है, साउथ वेस्ट नहीं लगता। साउथ वेस्ट, उमर ने बिल्कुल सही कहा। तो नामीबिया का पुराना नाम है साउथ वेस्ट अफ्रीका, और फिर बाद में नामिब डेजर्ट की वजह से इसका नाम नामीबिया भी पड़ गया। राइट। और नामिब डेजर्ट जो है दुनिया के जहरीले सांपों की जगह कहलाती है। और मुझे एक चीज़ और बताओ कि हमने कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये कॉन्सेप्ट मैं वैसे तो इसके बाद पढ़ाता होता हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग पढ़ के आ गए हुए हैं, आप लोग को याद है कि जो पानी का फ्लो हमने पढ़ा था कि जो पानी इस साइड से आता है वो पानी इधर जाएगा, नीचे जाएगा, और उसके बाद ठंडा होकर ऊपर जाएगा। तो नामीबिया की नीचे से कोल्ड पानी जा रहा होगा ना ऊपर, तो कोल्ड पानी ऊपर जब जाएगा तो फिर ये इस जगह को भी ठंडा कर देगा। तो ये हमारे ठंडे सहराओं में शामिल है, इसको और ठंडा कर देगा, और फिर जाके बाकी हिस्सों पे घूमेगा पानी। याद आया ये वाला साइकिल जो मैंने आपको पढ़ाया था? गुड हो गया। तो जीके जो है, जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी एक दूसरे के साथ रिलेट होती हैं। वो इन्फॉर्मेशंस हमें मज़ीद कंक्रीट करती हैं हमारी इन्फॉर्मेशंस को,
और हमें चीज़ें कैसे याद होती हैं, जैसे परवीन का घर याद होता है हमें, बिल्कुल ऐसे हमें चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से याद हो जाते हैं। गुड, वेरी गुड। आते हैं वापस और डेजर्ट्स हमारे हो गए। डेजर्ट्स के बाद हम एक और चीज़ इसमें करते हैं, गल्फ़। गल्फ़ कहाँ है जी? गल्फ़ इन अफ्रीका। अब अफ्रीका के जो गल्फ्स हैं, इसमें पहला है गल्फ ऑफ ग्विनिया, एक गल्फ। फिर है जी गल्फ ऑफ अकाबा। अच्छा, उसके बाद है जी गल्फ ऑफ एडन। उसके बाद है जी गल्फ ऑफ सुएज, राइट। अब मैं ये चारों गल्फ आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने कहा गल्फ ऑफ गिनिया जो है, ये इसके आगे ब्रैकेट में लिख लें, ये वेस्ट, ये जो गर्दन है ना इसकी, ये जो जगह है गर्दन, गल्फ ऑफ गिनिया इस जगह पे बनता नजर आ रहा है आपको, गर्दन वाली जगह पे ये बना हुआ नजर आ रहा है ना, इस जगह को गल्फ ऑफ गिनिया कहते हैं। तो ये वेस्ट इन अफ्रीका है। एक तो ये बात। गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ है? गल्फ ऑफ अकाबा अगर मैं आपको दिखाऊं तो गल्फ ऑफ अकाबा के लिए हमें रेड सी के अंदर जाना पड़ेगा। रेड सी के अंदर अगर हम जाते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, रेड सी इस तरह से ऊपर जा रहा है और रेड सी जब यहाँ पहुँचता है ना, तो रेड सी यहाँ पर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक ये इधर चला जाता है और एक रेड सी इधर चला जाता है। यानी एक रेड सी का लेफ्ट आर्म बन जाता है और एक रेड सी का राइट आर्म बन जाता है। तो ये हमारा राइट आर्म है, ये हमारा लेफ्ट आर्म है। क्लियर हुआ? तो गल्फ ऑफ अकाबा जो है, इसको हम नॉर्थ ईस्ट आर्म ऑफ रेड सी भी कहते हैं। यानी अगर रेड सी ऊपर चला जाए तो ये इस राइट साइड पे चला जाएगा इधर, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, राइट। इसके दो तीन नाम हैं, वो आपके सवालों में आते हैं एमसीक्यूज के हवाले से। गल्फ ऑफ अकाबा से मुतालिक एमसीक्यूज, पहली बात तो ये राइट आर्म है आपके रेड सी का। दूसरा, इसको नॉर्थ ईस्ट आर्म ऑफ रेड सी भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट आर्म ऑफ रेड सी। और इसको गल्फ ऑफ इल्लत, EILAT भी कहते हैं, गल्फ ऑफ अकाबा को। क्लियर? और उसके बाद गल्फ ऑफ स्वीज, क्योंकि स्वीज कैनाल आप लोगों को मैंने यहाँ पढ़ाई भी है, तो इस तरफ जो स्वीज कैनाल की तरफ जो जाके आगे ब्लॉक होता है, फिर स्वीज कैनाल इस तरफ मिलके, तो इस जगह को गल्फ ऑफ स्वीज भी कहते हैं। अफ्रीका के साथ ये मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि रेड सी अफ्रीका और एशिया दोनों में आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। क्लियर? उसके बाद है जी गल्फ ऑफ एडन। यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आए तो ये दाखिल होते वक्त अफ्रीका में, नीचे से अरेबियन सी की तरफ से आए तो अफ्रीका और रेड सी में दाखिल होते वक्त ये जो जगह बनती है, इसको गल्फ ऑफ एडन कहते हैं। ठीक है? अब गल्फ ऑफ एडन से मुतालिक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है और मैंने यूरोप में भी आप लोग को दी थी कि गल्फ ऑफ एडन जो है वो दाखिल होने का रास्ता है कहाँ पर? आपके यूरोप में। और इधर से जो गल्फ, इधर से जो जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये दाखिल होने का रास्ता है यूरोप में। तो दोनों एक ही तरह की चीज़ें होगी ना, तो इसी वजह से समटाइम्स इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडियन ओशियन भी कहा जाता है। और ये मैं आपको मिसलिनियस के अंदर करवाऊंगा कि यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं आप और इधर से भी दाखिल हो सकते हैं। तो ये जिब्राल्टर की तरह की जगह है कि अगर आपको यूरोप में दाखिल होना है तो आपको गल्फ ऑफ एडन से होकर जाना होगा। तो गल्फ ऑफ एडन के बाद फिर आप रेड सी में आएंगे। इसके अलावा आपको समंदर में कोई और जगह नहीं मिल रही, फिर आपको कहाँ से आना पड़ेगा? फिर आपको नीचे से घूम के फिर जाना पड़ेगा। तो इतना लंबा रास्ता नहीं आपने लेना होता, आपने ईजी वाला रास्ता लेना होता है। क्लियर? गल्फ ऑफ सीज मैं आपको बता चुका। अब ये हमारे गल्फ्स भी हो गए, गल्फ्स भी हो गए, रिवर्स भी हो गए, डेजर्ट्स भी हो गए। अभी कुछ चीज़ें और हैं। एक बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ एमसीक्यूज आता है और उसको कहते हैं, इस एरिया को, जिसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, यानी सींग, अफ्रीका का वो सींग जिसके ऊपर वो 10-12 से एमसीक्यूज भेजते हैं, इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। जैसे सींग बना होता है ना, किसी गैंडे का सींग होता है, ये वाली जगह, इसको हम पढ़ते हैं। ये क्या है? तो आपने हेडिंग देनी है इसके ऊपर अलहदा से, इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है?
हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जब ये सवाल आएगा तो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 मुल्क आपने लिखने हैं। पहला मुल्क दी जिबूती। बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका is formed of 4 countries: जिबूती, एरिट्रिया, और एरिट्रिया के बाद एथोपिया, और एथोपिया के बाद लास्ट इज सोमालिया, राइट। अच्छा, अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन 4 मुल्कों पे बना है। कौन कौन से? दी जिबूती, एरिट्रिया, एथोपिया और सोमालिया। इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर हम इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास आपको ले जाऊं तो ये देखें, इसकी जो बिल्कुल टिप है, ये जगह, ये सारी की सारी सोमालिया है, ये सारी सोमालिया। और अफ्रीका में सोमालिया वाहिद कंट्री है जिसकी कोस्टल लाइन बहुत बड़ी है। यानी यहाँ से अगर आप चलें, यहाँ से चलें, यहाँ से चलें, यहाँ से चलें, यहाँ से चलें, देखिए कितनी बड़ी कोस्टल लाइन है इसकी। इतनी बड़ी कोस्टल लाइन किसी और मुल्क की नहीं है। तो सोमालिया जो है उसकी लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है अफ्रीका के अंदर। एक ये बात। दूसरी ये बात कि ये क्योंकि सोमालिया इसके बिल्कुल मुंह पे है और हॉर्न की जो कैप है वो सारी सारी सोमालिया रीजन से बनी हुई है, तो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका को सम टाइम सोमालियन पेनिनसुला भी कहा जाता है। 3 तरफ से इसको दरिया लग रहा है ना, तो इसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो ये सोमालियन पेनिनसुला भी कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। एक तो ये बात। अच्छा, इसको लैंड ऑफ बारबेरियंस, लड़ाइयाँ करने वाली एक कबाइल थे, वो भी यहाँ रहते थे। इसको लैंड ऑफ बारबेरियंस भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल और है इसके साथ लगा हुआ। इसके अंदर एक सवाल और आता है कि एक तो हमने पढ़ा हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से मुल्क हमने पढ़े? हमने अभी तक सोमालिया देखा। सोमालिया के बिल्कुल बैक पे एथोपिया है, और इसके ये देखें छोटा सा दी जिबूती है, और इसके साथ ही यहाँ पर एरिट्रिया है। अच्छा, ये जो 4 मुल्कों पर मुश्तमिल पढ़ लिया, तो ये हमने एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ा है। एक लफ्ज़ आता है उसको कहते हैं ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट। उसके अंदर मुल्क थोड़े बढ़ जाते हैं, तो एक हेडिंग आ जाती है समटाइम, ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से मुल्क आते हैं। ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बेसिकली 3 मुल्कों का इजाफा होता है। और कौन कौन से? 4 तो मैंने आपको लिखवा दिए, 4 वो प्लस 3 कौन से? 3 लिखेंगे आप इसमें, कीनिया, सूडान और युगंडा। कीनिया भी, सूडान भी और युगंडा भी। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर सोमाली लैंग्वेज बोली जाती है। अच्छा, अब देखें, एमसीक्यूज हमें बताएगा कि उसने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा है या ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा है। और सवाल यूं आता है कि कीनिया इज इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में वो इस तरह से आता है कि वो ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। लेकिन बेसिकली 4 कंट्रीज ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, जो बाकी 3 मुल्क हैं वो ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, कि कहीं ना कहीं वो पीछे हॉर्न के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इस सारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर जो है शुमाई लैंग्वेज बोली जाती है। एक सवाल है लेक एसल, LAKE, लेक ASAL। लेक एसल जो है ये लोएस्ट पॉइंट है ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। लोएस्ट पॉइंट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सारे ममालिक का लोएस्ट पॉइंट है लेक एजल। और लेक एजल जो है साल्टीएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, नमकीन लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब ये जितनी मैंने चीज़ें टाइप की हैं, ये सारे एमसीक्यूज हॉर्न ऑफ अफ्रीका से मुतालिक अभी तक उसने पूछे हैं, और ये आपको आने चाहिए। डन हो गया, ये भी हमारा हो गया कवर। अब हमारे पास इसके कुछ और एरियाज हैं जिसको हम कहते हैं माउंटेन्स। ठीक है जी, लिखें माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। सो जैसे हम बाकी एरिया की बड़ी बड़ी माउंटेन्स पढ़ के आते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी माउंटेन्स है, उसका नाम है एटलस माउंटेन्स। एटलस माउंटेन्स कहाँ हैं और किसको कहते हैं? तो एटलस माउंटेन्स बेसिकली अफ्रीका के अंदर यहाँ पर हैं। ये जो एक ऐसी रेंज है, माउंटेन कॉन्टिनेंटल है। इसका कलर मैं ये कर लेता हूँ, नज़र आएगा ये यहाँ पे। अच्छा, ये कलर नज़र नहीं आ रहा है, इसको रेड कर लेता हूँ फिर। अच्छा, ये देखें, ये जो ऊपर वाला एरिया, यहाँ पर एटलस माउंटेन्स हैं इस जगह पे।
ये इस जगह पे, ये जगह पे। तो जैसे हमारे पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर इस तरह से माउंटेन्स हैं, तो यहाँ वाला पानी आके यहाँ रुक जाता है, यहाँ वाला पानी मानसून का आके बरसता है यहाँ पर और आगे नहीं जाता और गोबी डेजर्ट बन जाता है ना। इसी तरह जो हवाएं यहाँ से पानी लेके आती हैं वो भी आकर सहारा के अंदर नहीं बरस पाती। तो अगर मैं आप लोग को ये नज़दीक से जाकर दिखाऊं तो एटलस माउंटेन्स जो हैं वो बेसिकली उनकी लोकेशन क्या बनी, उनकी लोकेशन बनी नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं ये सारी की सारी माउंटेन्स देखिए, इनके जो बेड है और इनके नीचे जो इलाका है वो सारा ग्रीन है। ये ग्रीनरी आपको दूर से नज़र आ रही है, ये ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है। तो ये सहारा में नहीं आता, तो ये सहारा से थोड़ा बाहर निकल जाता है और एटलस माउंटेन्स ने बेसिकली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफ्रीका को अपनी तरफ घेरा हुआ है। तो एटलस माउंटेन्स आपने पढ़ ली कि इसकी लोकेशन क्या है। उसके बाद एक और लेक है, एक और माउंटेन है यहाँ पर, और उस माउंटेन का जो नाम है वो है कलिमंजारो। सबसे बड़ी पीक कलिमंजारो। कलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट पॉइंट भी है अफ्रीका का, ऑफ अफ्रीका, और हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका भी है। और है कहाँ ये? तंजानिया के अंदर। तंजानिया किधर है? ये तंजानिया वेस्ट ईस्ट ऑफ अफ्रीका में, यहाँ तंजानिया इस तरफ नाक के पास, ये तंजानिया। तंजानिया बड़े मज़ेदार कंट्री है, वहाँ पे लिखवाऊंगा इसके मुतालिक चीज़ें बता यहाँ देता हूँ अभी कि तंजानिया को बेसिकली आइलैंड ऑफ क्लोव्स, मसाला जात, क्योंकि जितनी भी ट्रेडिंग्स होती हैं एशिया से लोग इधर आते हैं, तो यहाँ के लोग आकर यहाँ पे अपनी शिप्स रोकते हैं, रोकने के बाद इन जगहों पे स्टे करते हैं, या यहाँ के लोग अगर जब यहाँ आते हैं तो इस रूट पे स्टे करते हैं। तो ये जो जगह है जिसमें मदगास्कर भी आता है, जिसके अंदर तंजानिया भी आता है, तो इसको जो आपका आइलैंड ऑफ क्लोव्स भी कहा जाता है, एक लैंड ऑफ क्लोव्स भी कहा जाता है। क्लोव्स क्या होता है? वो जो आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी मसाला जात जो हैं खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, वो तंजानिया में। तंजानिया के अंदर किलिमंजारो हाईएस्ट माउंटेन भी है इसकी। अच्छा, और इस किलिमंजारो को KIBU किब्बो भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका सेकंड नेम है किलिमंजारो का, किब्बो भी कहा जाता है। उसके बाद एक और माउंटेन है यहाँ पर, उसको कहते हैं माउंट कीनिया। माउंट कीनिया जो है ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है इन अफ्रीका। बस ये तीन बेसिक माउंटेन्स हैं इसकी। एटलस माउंटेनियस रेंज है, किलिमंजारो तंजानिया में है, कीनिया माउंट जो है या माउंट कीनिया जो है वो कीनिया के अंदर है और वो सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा, जब हम ये बात पढ़ी तो माउंटेन्स और इसमें नहीं हैं जो आपको मिलेंगे, कर लीजिएगा। इसमें प्लेटूज हैं, जैसे मैंने कहा था ये प्लेटू कॉन्टिनेंट। तो प्लेटूज ऑफ अफ्रीका जो हैं वो 4 हैं मोस्टली, जिनके ऊपर आपको मैं बाय नेम लिख देता हूँ कि कहाँ कहाँ हैं और इनके नाम क्या क्या हैं। पहला है, उसको कहते हैं कटंगा। कटंगा, और कटंगा जो है वो कॉन्गो के अंदर है, कटंगा कॉन्गो में। दूसरा है BIE बाय प्लेटू। प्लेटू बाय प्लेटू जो है वो एंगोला एक मुल्क है उसमें है। उसके बाद JOS जॉस प्लेटो। जॉस प्लेटो जो है वो नाइजीरिया में है। उसके बाद उत्तर एयर प्लेटो। एयर प्लेटो जो है वो नाइजर के अंदर है। तो अब ये 4 आपके सामने लिखे हुए हैं ना, आपने इसको याद रखना है कि बाय किसी प्लेटू का नाम है, जॉस किसी प्लेटू का नाम है, एयर किसी प्लेटू का नाम है, कटंगा किसी प्लेटू का नाम है। किस किस मुल्क में है वो मैंने साथ मेंशन कर, ठीक हो गया। अब हम आते हैं एक और तरफ, और इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा एरिया है साउथ ऑफ अफ्रीका के अंदर बेसिकली। और इस एरिया में अगर हम आए तो ये जो इसका बिल्कुल मुंह है, ये जो जगह है मुंह, तो यहाँ पर कुछ केप्स बनी हुई हैं। और मैंने आपको केप ऑफ गुड होप पढ़ाई थी ना, ये केप ऑफ गुड होप। अगर मैं इसको आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आप इस जगह को देखिएगा कि ये केप ऑफ गुड होप वाली जगह इस तरह से निकली हुई बाहर की तरफ कुछ जगह है, जहाँ पर आप शिप ले आते हैं और वहाँ से शिप्स के ज़रिए आप आगे पीछे जा सकते हैं, हो सकते हैं। और केप, ये देखें कश्तियाँ, बोटिंग इसके नज़दीक नज़दीक होती भी हैं और लोग इसको डॉक करके यहाँ पर सफ़र भी कर रहे होते हैं। तो अब जो केप ऑफ गुड होप है, ये लिखा हुआ है केप ऑफ गुड होप, राइट।
सो केप ऑफ, इस तरह की केप्स, ये भी एक केप बन रही है छोटी सी, यहाँ भी एक केप बन रही है। तो इसके साउथ अफ्रीका के पोर्शंस के अंदर कुछ केप्स हैं। तो अब इस पे 2-3 सवाल आपके सामने मैप के अंदर ही लिखे हुए आ गए हैं कि ये इलाके कहाँ हैं, ये सवाल आता है। अब इन इलाकों को हम कैसे देख रहे हैं, इसमें आपने 2-3 नाम याद रखने हैं। एक तो केप ऑफ गुड होप जो है वो गुड होप जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है। अच्छा, उसके बाद एक मुल्क है ईस्ट लंदन, एक इलाका है इसका ईस्ट लंदन, वो भी साउथ अफ्रीका में कहाँ है, ये इसके ईस्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर है। यहाँ कहीं आ जाएगा, ये ईस्ट लंदन आ गया। अच्छा, ईस्ट लंदन जो है इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिटी, और इस इलाके को में बहुत ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। डायमंड गोल्ड जो है वो इन इलाकों से निकलता है। इसको बफेलो सिटी भी कहते हैं, भैंसों वाला जैसे सिटी होता है ना, बफेलो सिटी भी इसको कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, राइट। तो जो केप्स हैं, केप ऑफ गुड होप है, या केप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी साउथ अफ्रीका के मुल्क में है। ईस्ट लंदन का इलाका भी यहाँ पे है। पोर्ट एलिज़ाबेथ कहाँ पे होगी, ये भी यहीं पर है। ये मतलब बाकी जो लोकेशंस हमें आ रही होती हैं तो उससे मतलब भी हमसे हो जाता है। अच्छा, अब एक आइलैंड्स हमने पढ़े, जैसे हमने दुनिया के 3 आइलैंड बड़े पढ़े थे। एक पापा न्यू गिनिया पढ़ा था, पापा न्यू गिनिया दुनिया का सॉरी आइसलैंड हमने पढ़ा था। ये देखें, ये वाला आइसलैंड दुनिया का सबसे बड़ा 1 नंबर पर, ग्रीनलैंड, सो नॉट आइसलैंड, सॉरी। अच्छा, इसके बाद हमने दूसरा बड़ा जजीरा पढ़ा था दुनिया का, जिसका नाम था ये पापा न्यू गिनिया, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पढ़ा हमने। उसके बाद हमने बोर्नियो पढ़ा, बोर्नियो ये इस जगह पे है, ये जगह बोर्नियो का जजीरा, ये वाला, राइट, इसको हम बोर्नियो कहते हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो यही जगह बोर्नियो में आती है, इधर कहीं आती है इस जगह पे। खैर, बोर्नियो आ गया। और मैं बेटा लोकेशन बताता हूँ आतिफ। बोर्नियो के बाद हमारे पास थर्ड जो लार्जेस्ट है जजीरा, बोर्नियो थर्ड था, सेकंड पापा गनिया था, और फोर्थ लार्जेस्ट जो जजीरा है दुनिया का वो मदगास्कर है। ये जगह, ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड मदगास्कर। तो मदगास्कर से मुतल्लिक भी 4-5 एमसीक्यूज आते हैं, वो ज़रा लिख लें कि मदगास्कर क्या बला है। मदगास्कर कंट्री भी है, और इसको इससे मुतल्लिक क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ऐड करवाता हूँ। ईस्ट लंदन की बेटा लोकेशन है, ईस्ट लंदन बेसिकली साउथ अफ्रीका का एक इलाका है, क्योंकि ये लंदन कॉलोनी रही है, इंग्लैंड कॉलोनी रही है। तो एक तो अफ्रीका के ये ईस्ट में है, तो समटाइम आप इस पे मिस्टेक करते हैं कि आप इसको कहीं यूरोप में ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से वो एमसीक्यूज के तौर पे देता है। तो ईस्ट लंदन जो है उसकी लोकेशन ये है, ईस्ट ऑफ अफ्रीका, ईस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका में है। ये ईस्ट लंदन है, देखिए आप, राइट। वापस आते हैं, मैं मदगास्कर से मुतलिक आप लोग को एमसीक्यूज बता रहा था कि मदगास्कर से मुतलिक क्या इन्फॉर्मेशन आती हैं, वो ज़रा नोट करें। मदगास्कर जो है इज़ दी बिगेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन, बिगेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशियन, तो क्योंकि इंडियन ओशियन में है ना यहाँ पर। और एक तो ये बात, दूसरा ये ओल्डेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड भी है, ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको आइलैंड ऑफ क्लोव्स भी कहा जाता है, और ये मोस्ट एरोडेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड भी है। अब मोस्ट एरोडेड क्या है, एक लफ्ज होता है इंग्लिश का, उसका मतलब होता है EROSION, एरोजन। एरोजन का मतलब होता है किसी चीज़, जैसे आप हाथ में चौक पकड़ें और उसको खुरचना शुरू करें तो वो गिरना शुरू हो जाएगा, भुरना शुरू हो जाएगा। इस फिनोमिनन को हम एरोजन कहते हैं। तो पानी जब किसी ईंट के ऊपर मुसलसल गिर रहा होता है तो उसको वो एरोड कर रहा होता है, उसको तोड़ रहा होता है साइडों से। तो ये इस मुकाम पे आ गया है कि इसके साइडों से आगे पीछे से पानी बड़ी स्पीड से गुजर रहा होता है, और उसने इसको खाना शुरू कर दिया पानी ने। तो ये एक ऐसा आइलैंड है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आने वाली दुनिया दिनों में ये समंदर ही इसको सारे को खा जाएगा। तो इसको मोस्ट एरोडेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, और इसको मोस्ट एरोडेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, कुछ भी, ठीक है। गुड हो गया, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हो अफ्रीका को।
इसके बाद मैंने सिर्फ प्रोडक्शंस इन अफ्रीका करवाना है और उसके बाद मिसलिनियस, और फिर अफ्रीका से हमारी छुट्टी, और हमारी छुट्टी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा 8 बजे से पहले हो जाएगी। मुबश्शिर डोगर साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पे हैं जी। मुबश्शिर डोगर साहब से बात करते हैं। और मुबश्शिर डोगर साहब इस वक्त मुकाबला हुसन में हमारे सामने आ गए और भाग भी गए। मुबश्शिर, तुम हमसे बात करो यार, बड़े दिन हो गए हैं, मैं अकेला ही बातें कर रहा हूँ। चलो आज के दिन तो हम वैसे आम माफ़ी का ऐलान करके बैठे हुए हैं। ओए होए सर जी, हाथ लग गया सी हैं मुबश्शिर। चल कोई नहीं। अच्छा, अब हमारे पास जो एरिया है, आपने एक हेडिंग देनी है प्रोडक्शंस, राइट। क्या क्या पैदा होता है यहाँ पर? तो कोला ट्रीज एक चीज़ है, कोला ट्रीज, राइट। कोला ट्रीज के साथ क्या बनता है? च्यूइंग गम्स। नहीं खाते आप? च्यूइंग गम्स खाते हैं, ये जो हर वक्त चू चू करके खा रहे होते हैं आप, च्यूइंग गम्स। और चिंगम्स के अलावा कोला ड्रिंक्स, जो आप कोक और पेप्सी पीते हैं, उसमें डलने का जो मटेरियल है वो कोला ट्री से आता है। और कोला ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है अफ्रीका के अंदर। उसके बाद एक ट्री है, उसका नाम है एकेसिया ट्री। एकेसिया ट्रीज, एकेसिया ट्रीज जो हैं इससे गम बनती है। उसके बाद कोकोआ, कोकोआ ट्रीज, कोकोआ ट्री से फॉर चॉकलेट, चॉकलेट, राइट। इससे चॉकलेट बनती है और ये भी अफ्रीका में होता है। उसके बाद SISAL, सिसल, सिसल प्रोडक्शन। यार मुझे कोई ग्रीन टी पिलवा दो बेटा। प्रोडक्शन, पानी पड़ा हुआ है यहाँ पर, बस ठीक है, पानी ये क्या। सिसल प्रोडक्शन जो है, सिसल क्या है? इससे रोप्स और सैक्स, जो आपकी होती हैं बोरियां, राइट, वो बनती हैं। सिसल बेसिकली सेबे की तरह का, एक जूट की तरह का लंबा सा झाड़ी नुमा पौधा होता है जिसके साथ आप बोरियां और रस्सियां बनाते हैं। तो सिसल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा तंजानिया में होती है इन दी वर्ल्ड। और सिसल, तंजानिया इज़ फेमस फॉर सिसल प्रोडक्शन, और सिसल जो है वो प्रोड्यूस अफ्रीका में होती है। तो मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखवा रहा हूँ। कोला ट्री से बनता क्या है ये सवाल आता है, होता कहाँ है? अफ्रीका में होता है। सिसल का नाम मोस्टली तंजानिया के साथ किया जाता है। उसके बाद एक लफ्ज़ है टी, यानी आप जो चाय पीते हैं। चाय कीनिया में तो होती है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाय कहाँ पैदा होती है? लगाओ तुक्का ज़रा। अच्छा, और श्रीलंका, ठीक है। अच्छा, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चाय बनाता है मुल्क, पहले नंबर पर चाइना, उसके बाद इंडिया, और उसके बाद कीनिया। तो कीनिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी। ऑलराइट, चाइना, इंडिया एंड कीनिया। माउंटेन्स ज़रूरी नहीं है चाय के लिए। अच्छा, वापस आओ। ते गोल्ड और डायमंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वेयर? इन साउथ अफ्रीका। इतनी माइंस हैं यहाँ पर, यश ही करें। लोग वहाँ पर हीरे और जवाहरात सर्च करने भी जंगलों में और इसके डेजर्ट्स में फिरते रहते हैं। अच्छा, ये कुछ प्रोडक्शंस भी हो गई। अब एक हेडिंग दो। हेडिंग दो मिसलेनियस, और मिसलेनियस में काफ़ी चीज़ें लिखना शुरू करते हैं। मिसलेनियस, बेचारे पुअर हैं यार, इसलिए पुअर हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जैसा अमीर मुल्क कोई नहीं है। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों ने ट्रेन्स लगाकर, हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों ने, मैं कुछ दिन पहले छांगा मांगा फॉरेस्ट गया। दुनिया में मैन मेड सबसे बड़ा फॉरेस्ट है पाकिस्तान में, 12,000 एकड़ पर बना हुआ है। देखा, बड़ा मैं खुश हुआ को देखकर उसकी हिस्ट्री। और जब उसकी ब्रीफिंग हम ले रहे थे तो उसमें मुझे बात उन्होंने बताई कि जो ये छांगा मांगा है ये अंग्रेज़ ने इसलिए लगाया था कि जो ट्रेन्स पाकिस्तान और इंडिया में चलती थी उनके लिए ईंधन चाहिए होता था। तो उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा जंगल लगा दिया कि इसमें ट्रेन्स के लिए हम चीज़ें बनाएं। ट्रेन्स उन्होंने वहाँ वहाँ बिछाई जहाँ जहाँ कोयला था, जहाँ जहाँ
ऑयल था, जहाँ जहाँ तांबा था, जहाँ जहाँ सोना था। तो बलूचिस्तान के जिन जिन इलाकों में ट्रेन्स के नेटवर्क्स हैं वो अंग्रेज़ के बिछाए हुए हैं और अंग्रेज़ वहाँ से बहुत सी चीज़ें लेके गए। इसी तरह बांग्लादेश में पटसन, जूट, वहाँ से द्रामदाद, बरामदात और इस तरह की जो चीज़ें लेके आना और जाने वाला सारा काम था वो अंग्रेज़ ही कर रहा था। तो हम लोग अमीर तो हैं, लेकिन हम बेचारे किसी चिट्टी चमड़ी को देखकर, किसी अंग्रेज़ बोली बोलने वाले को देखकर, किसी गोरे की नीली आंखें देखकर हम आज तक उस खुमार से नहीं निकले। और वो लोग आते थे, हम पे हुक्मरानी करते थे, हमें वो रूल करते थे और फिर अपनी इंडस्ट्रीज़ में लेके जाके उस चीज़ को बनाते थे और आज हमारे ही मुल्क को बेचते हैं। कीनिया जो है, चाय की प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा, लेकिन इंडस्ट्री नहीं है जो चाय को बेच सके और पूरी दुनिया के अंदर उसको एक्सप्लोर कर सके। सो वहाँ से सस्ती चाय खरीद कर, सस्ती लेबर के साथ काम करके उसको जापान, उसको यूएस, उसको बाकी लोग ट्रेड करते हैं। तो दुनिया के कुछ ममालिक जो हैं वो एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं कि उन्होंने माइंस में चीज़ें निकालनी है। कुछ मुल्क इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं और कुछ जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, यूरोप के कुछ मुल्कों की तरह आराम से, नॉर्वेन कंट्रीज़ की तरह आराम से बैठ के उनकी बनी हुई चीज़ें दुनिया के इस मुल्क को बेच रहे हैं, उस मुल्क को बेच रहे हैं, ट्रांजैक्शन से बेच रहे हैं, बैंकिंग से बेच रहे हैं। तो बेसिकली रिसोर्सेज में हम लोग रिच लोग हैं, लेकिन हम पुअर मैनेजर हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, हम अनस्किल्ड हैं, हम कम अवेयर हैं, हम दुनिया सी टेक्नोलॉजी के साथ पूरा नहीं उतर पाए हैं। हम उनकी उतरन पहनते हैं, वो उतरन पहनते हैं जो हमारी कपास से बनी हुई होती है और हम अपनी इंडस्ट्रीज में उनको बना के उनको भेजते हैं। सो इस तरह का जो हमारे मुल्क के अंदर सोशल इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, दिस प्रिवेल्स। सो वापस आओ, तो मिसलिनियस के अंदर कुछ चीज़ें लिखना शुरू करो। सबसे पहले अफ्रीका को ये एजाज़ हासिल है कि इसमें से 3 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस गुजरती हैं। लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लैटिट्यूड्स। 3 ट्रॉपिक्स गुजरते हैं, बस ये लिख लो, 3 ट्रॉपिक्स गुजरते हैं। कौन कौन से ट्रॉपिक्स? यानी इसमें से इक्वेटर भी गुजरता है, इसमें से कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है और इसमें से कैंसर भी गुजरता है। कितने मज़े की बात है। और दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है कॉन्टिनेंट जहाँ से तीनों इकट्ठे गुजरते हो। यहाँ से तीनों इकट्ठे गुजरते हैं। आगे देखो, आगे देखो। अच्छा, एक मुल्क है यहाँ पर अल्जेरिया। सवाल आता है कि कैप्रिकॉर्न, नॉट कैप्रिकॉर्न, सवाल आता है प्राइम मेरिडियन और कैंसर किस जगह पे मिलते हैं? तो अल्जेरिया मिलते हैं। और अल्जेरिया रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क भी है। अभी समझा देते हैं आप, अभी समझा देते हैं, अभी अभी गुजरते हुए नजर आएंगे आप। ये मैप के ऊपर ये लाइन नजर आ रही है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन, ये एक्यूरेटली वो लाइन है जो ग्रीन वेस्ट से गुजर रही है। एक्यूरेटली वो लाइन है जो ग्रीन वेस्ट से गुजर रही है। याद है मैंने पढ़ाया था उस दिन कि लंदन है, लंदन के साथ रिवर ऑफ थेम्स है, रिवर के थेम्स के साथ ग्रीनविच मीन टाइम है, पढ़ाया था ना। तो ये बेसिकली ये देखें, रिवर ऑफ थेम्स भी इसके साथ आपको नजर आ गया, ये देखें। तो इस लाइन को हमने बेसिकली ग्रीनविच मीन टाइम लाइन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इस लाइन को अगर हम ऊपर से नीचे तो पूरी दुनिया में कहीं से नहीं गुजर रही ना। ये देखो, अल्जेरिया से गुजर रही है और उसके बाद नीचे माली से गुजर रही है, लेकिन कैंसर भी तो दुनिया में हर जगह से नहीं गुजर रहा ना, यही तो रोला है। तो कैंसर यहाँ से गुजर रहा है और ये यहाँ से गुजर रहा है, तो ये यहाँ पे एक दूसरे को मिल जाती है। तो ये एमसीक्यूज बनाता है। क्लियर? सब इंस्पेक्टर साहबान, जब पर्चे देना तो किसी पे जुल्म ना करना, मेरी बात समझ लो। अल्लाह पाक आपको ज़रूर पुलिस में ले जाएगा, लेकिन जब आप लोगों के रिटर्न तो पास होंगे, आप लोगों के इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हैं, लेकिन किसी पे जुल्म ना करना मेरी जान। सारा कुछ करने पे मजबूर करेगा ये डिपार्टमेंट तुम्हारा। मैं इस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा जानता हूँ, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं, मेरे बहुत से दोस्त यहाँ पे हैं और अच्छे लेवल्स पे भी हैं और बहुत सौ को हाथों से परवान किया इस सारे इदारे के अंदर। लेकिन इस जगह पे जब जाकर आप जुल्म करते हैं, जुल्म सिर्फ इतना भी होता है कि किसी शख्स के साथ जाती ये भी हो जाती है, बेशक वो थाने ना आए, लेकिन आपके पास एक झूठी दरख्वास्त पे बुलाए गए शख्स के घर पे जो मातम बजता है, जो उसकी बेटी रोती है छुप छुप के या उसके बच्चे घरों में रोते हैं अपने वालिद को कोर्ट कचहरी जाता देखकर, जो कि एक जालिम की वजह से चक्कर लगा रहा होता है
किसी दुश्मनी की वजह से चक्कर लगा रहा होता है। ये इतना बड़ा दर्द है जो मैंने अपनी आंखों से दुनिया के अंदर देखा है। ये ना होने देना बस। दुनिया जिधर मर्जी जाए ये ना होने देना। और अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करेगा। रब से कुछ चीज़ें ना मांग लेना कि वो अपने उन लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते हैं। अल्लाह की सुन्नत क्या है कि वो अपने मखलूक को खिलाता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी लिए काम करता है, उसको माँ की तरह प्यार करता है। तो आप अगर अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करने आएंगे, आसानियाँ पैदा करेंगे, तो वो आपको बहुत नवाजेगा। अल्लाह पाक ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनसे पहले जो बाकी पैगंबर थे उनको कुछ मौजज़ात अता किए थे। और हज़रत पाक सल्लम के लिए तो कुरान पाक एक मौजज़ा था जो वही की सूरत में आया था। तो मिराज की रात में अल्लाह ने पैगंबरों के साथ कुछ और तरह से बातें की थी। और इंसान को, पैगंबर को जो कुछ बताया जाता है, वो जो अपने मखलूक को, अल्लाह की मखलूक को बताता है, वो और चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ अल्लाह और पैगंबर की बातें भी होती हैं। तो मिराज की रात अल्लाह पाक ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तोहफ़े दिए। तो मुझे सहाबी का नाम तो नहीं पता, लेकिन किसी से ने पूछा कि हुज़ूर उन तोहफ़ों का भी ज़िक्र करें और उनको भी हमारे साथ शेयर करें। तो आपने कहा कि सारे तो नहीं, 2 को मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। और उन्होंने कहा कि एक तो मुझे ये कहा गया कि सदका और खैरात इतनी देना और वो हमेशा के लिए कायम रहेगा। यानी अगर आप सदका खैरात घर में दें, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो उसको फ़ौरी तौर पे आपको बेनिफिट देता है और सारी उम्र देता रहता है। और जब तक आप 6000 साल भी इस दुनिया में रहेंगे तो आपको पीछे वो फ़ायदा देता रहेगा। अच्छा, सदक़े में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आप अपने घर में खाना खाते हैं, आपकी आधी रोटी बच जाती है, उसको छत पे फेंक आया करें, कोई परिंदा खा लेगा। किसी परिंदे के लिए पानी भराया करें ऊपर जाकर, तो ये सदक़ों में आता है। तो हर चीज़ जिससे किसी का भला कर सकें आप और उसको सदक़े की नीयत से करें तो फ़ायदा है। किसी रास्ते में नलका लगवा दें, किसी टूटे नलके को ठीक कर दें, किसी के घर की मोटर ठीक करवा दें, ये सब चीज़ें आप सदक़े की नीयत से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सदका, दूसरी जो चीज़ थी इम्पॉर्टेंट, वो ये थी कि किसी के रास्ते का पत्थर हटा देना। तो इसका भी जो सवाब है ना, वो मैं बता नहीं सकता। अल्लाह पाक ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और अच्छा, अब किसी के रास्ते का पत्थर हटाने का मतलब ये तो नहीं था कि रास्ते में कोई वट्टा पड़ा होगा या रोड़ा पड़ा होगा उसको हटाने का सवाब है। उसका मतलब था किसी को सही रास्ता दिखा देना, या किसी के रास्ते में अगर कोई हर्डल है, किसी को किसी मुश्किल का सामना है, कोई किसी बात से परेशान है, किसी की कोई मदद करके उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा, किसी कन्फ्यूजन ठीक हो जाएगी, कोई रात को अच्छी नींद सो लेगा आपकी वजह से, तो इसका अजर इतना ज़्यादा मैं आपको दूंगा कि मैं अपनी मखलूक की उस बेचैनी को तुम अगर दूर कर दोगे तो मैं उसके लिए बहुत बहुत खुश होता हूँ। तो इन 2 तोहफ़ों में अगर ये बातें हमें पता हैं, तो फिर हम अपनी जॉब, अपनी रिज़्क और रोज़ी के साथ इन चीज़ों को अगर ऐड कर लें, तो शायद हम अल्लाह के साथ एक वादे के साथ मुंसलिक भी हो जाते हैं और वो हमें नवाज़ेगा भी। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब पुलिस में चले जाना, तो ये ना करना कि किसी के रास्ते के पत्थर ना बनते आना। तो अल्लाह पाक आप लोग को ज़रूर ले जाए यहाँ पर और ये आप लोग सर्व करने का मौका देगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस। तो मौलवी साहब ने जो तकरीर करनी थी वो कर ली। अब हम आते हैं एक और लफ्ज़ की तरफ। अल्जीरिया समझ आ गया ना? अल्जीरिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीका एज़ वेल। और अल्जीरिया के अंदर कैंसर और जो प्राइम मेरिडियन है वो वहाँ पे मिलती हैं आकर। एक लफ्ज़ है अल-ग़ज़ा। इजिप्ट का सिटी है अल-ग़ज़ा। तो इजिप्ट की जो इजिप्ट सिविलाइजेशन थी ना, EL-GHIZ, ये सबसे ओल्डेस्ट सिटी कहलाता है। अल-ग़ज़ा इज़ द ओल्डेस्ट सिटी, बहुत पुराना। और तो ये पूछ रहे हैं ट्रॉपिक्स किससे कहते हैं? बंदा ला छितर लवे ते बंदा गिने ना। तो वो जो छितर तुम्हें थानेदारों को मिलेंगे ना, वो तुम सारे थाने बन के तो इसको पहले पकड़ लेना। एक दूसरे के लिए मैंने मना नहीं किया तुम्हें, नहीं बताना है। राइट राव तैयब पुत्र, मैं पहले 2-3 दिन क्लास में लगाता ही इसलिए हूँ कि आप लोग मुझसे ये सवाल ना पूछें जब हम कॉन्टेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ट्रॉपिक्स मेरा पुत्र 5 लाइंस होती हैं हमारे पूरे मैप के ऊपर, जो बिल्कुल ज़ीरो सेंटर लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। उसके ऊपर एक लाइन होती है 23.5 नॉर्थ के ऊपर, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसके नीचे साउथ के अंदर एक लाइन होती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं 23.5 पे। इसी तरह ऊपर 66 पर नॉर्थ पर एक लाइन होती है जिसको हम आर्कटिक कहते हैं, नीचे वाली लाइन को हम अंटार्कटिक कहते हैं। तो ये 5 लाइंस जो हैं इनको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। तो वो लाइंस जो हैं वो यहाँ से गुजर रही होती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड इसको इसलिए भी कहा जाता है, किसी जगह पे ओल्डेस्ट सिटी जो है वो किसी और कंट्री सिटी के साथ भी अटैच करते हैं, लेकिन इसी को ही ओल्डेस्ट सिटी कहते हैं इस वजह से कि आपकी जो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं और जो प्लेस ऑफ बर्थ अगर अफ्रीका है तो अफ्रीका का जो ओल्डेस्ट सिटी है वो अलगिजा है, तो इस वजह से इस दुनिया की सबसे बड़ा है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक एक लफ्ज़ है एलिफेंट ग्रॉस। एलिफेंट जो है वो दो ही जगह पे पूरी दुनिया में पाया जाता है, एक अफ्रीका में और एक एशिया में। थाईलैंड जो है वो वाइट एलिफेंट की लैंड है, वहाँ एलिफेंट पाया जाता है। और जो अफ्रीका का एलिफेंट है ना वो साइज़ में बड़ा है और लार्जेस्ट एनिमल है अफ्रीका का। तो एलिफेंट ग्रास जो है वो अफ्रीका में पाई जाती है, एशिया में नहीं पाई जाती। नेशनल ज्योग्राफिक में कभी कभी आपने देखा होगा झाड़ियों में शेर होता है या बाकी लोग होते हैं, तो वो एलिफेंट ग्रास होती है, वो घास खाता है अफ्रीका में, तो उसको एलिफेंट ग्रास कहते हैं। वेयर इज एलिफेंट ग्रास? इट इज़ इन अफ्रीका। ये वाला सवाल आया हुआ था। अच्छा, उसके बाद मेरा पुत्र एक जगह है घाना, GHANA। घाना को गोल्ड गोल्ड कोस्ट जो है ये घाना में है। अब घाना की में गोल्ड कोस्ट पर ये सवाल PMS 2017 में पूछा गया था, तो गोल्ड कोस्ट किधर है भाई अफ्रीका में? तो ये घाना में है। ये तो मिसलिनियस में हम इसको कवर करते हैं। सवाल था कि एक मुल्क है अफ्रीका का, उसका एक कैपिटल है, वो कैपिटल यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया था। तो US का एक मुल्क है लाइबेरिया, राइट। लाइबेरिया के जो कैपिटल है उसका नाम है मोनोरोविया। अब जो मोनोरोविया का लफ्ज़ है ये US प्रेसिडेंट थे, 5th US प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जेम्स मॉनरोए। उनके नाम पर लाइबेरिया की कैपिटल का नाम रखा गया है। लाइबेरिया जो है वो मुल्क है अफ्रीका का। ओके। अच्छा, उसके बाद एक मुल्क है यहाँ पर NAIGERI है, नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है मोस्ट पॉपुलस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नाइजीरिया में है। सबसे ज़्यादा बड़ी लैंड किसकी है? अल्जीरिया की है। तो लैंड वाइज जो सबसे लार्जेस्ट है वो अल्जीरिया है, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट नाइजीरिया है। ऑलराइट, उसके बाद एक मुल्क है माली, MALI, माली। माली जो है यहाँ पर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड हैं। ठीक है, माले के अंदर। उसके बाद एक मुल्क है यहाँ पर सोमालिया। सोमालिया की कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट है इसकी अफ्रीका के अंदर, राइट। उसके बाद एक मुल्क है एथोपिया। एथोपिया का ओल्ड नेम है एबिसीनिया। ठीक है, इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल कहा जाता है। उसके बाद एक मुल्क है, अच्छा उसको समझ आता हूँ ज़रा, इसको ठहरो। एक मुल्क है यहाँ पर ये देखें, ये दो मुल्क, ज़ैम्बिया और उसके नीचे जिम्बाब्वे। ये जगह ज़ैम्बिया है, ये जिम्बाब्वे। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ ज़रा, इसको ज़रा समझना है आप। ये ज़ैम्बिया है और ये जिम्बाब्वे है। ठीक है, इस पूरी जगह को जो मैंने 8 बनाया है इसको कहा जाता था रोडेसिया, इसका ओल्ड नेम, राइट। तो रोडेसिया जो है ओल्ड हो गया। अब नॉर्थ रोडेसिया जो है वो किसको कहा जाता है? ज़ैम्बिया को, राइट। साउथ रोडेसिया कहा जाता है जिम्बाब्वे को। अब ये बात, अब इससे ये समझ लीजिएगा, अगर कभी ये वाला सवाल भी आ जाए कि जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम क्या है, तो वो रोडेसिया अकेला भी लगा हो तो आपने रोडेसिया ही कहना है, क्योंकि ये प्लेस सारी रोडेसिया कहलाती है। तो कोई ऐसी परेशानी वाली यहाँ तो बात ही नहीं है।
ऑलराइट, बड़ा इंटरेस्टिंग मुल्क है यहाँ पर साउथ अफ्रीका। इसके 3 कैपिटल हैं माशाल्लाह से, 3 कैपिटल्स हैं। ठीक है, अब 3 कैपिटल्स कैसे हैं इस मुल्क के, इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन है ये। आप लोगों ने जब घर में मंजी बनानी होती है या कुर्सी बनानी होती है तो आपको जो क्या चीज़ चाहिए बनाने के लिए, 4 पावे चाहिए ना। 4 पावों के बगैर तो वो नहीं बनेगी। बिल्डिंग खड़ी करनी है तो 4 कोनों पे तो कुछ खड़ा करना पड़ेगा ना। तो जब आपने कोई मुल्क बनाना होता है, कंट्री बनाना होता है, कोई रियासत बनानी होती है, तो उसके लिए भी आपको कुछ पिलर्स चाहिए होते हैं, राइट। कौन कौन से पिलर्स होते हैं? जुडिशरी चाहिए आपको, जुडिशरी चाहिए, जुडिशरी होनी चाहिए मुल्क में। लेजिस्लेटिव्स होने चाहिए, यानी पार्लियामेंट होनी चाहिए मुल्क की, जो कानून बनाए। और एग्जेक्टिव्स होने चाहिए मुल्क में, एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरोक्रेट्स होने चाहिए मुल्क में, जो मुल्क के निज़ाम को चलाएं। ये पिलर्स होते हैं किसी रियासत के, 3 पिलर्स हैं। तो जो साउथ अफ्रीका है ना, उसमें जुडिशरी का अलहदा से कैपिटल है, यानी एक मुल्क में जुडिशरी रन हो, एक उसके सिटी में जुडिशरी रन होती है, वो भी कैपिटल है। एक में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी पार्लियामेंट रन होती है, वो भी कैपिटल है। एक में एग्जेक्टिव मिनिस्टर्स बैठते हैं। अगर आप लोग में से कभी कोई बच्चा इस्लामाबाद गया हो तो आपने वहाँ जाके देखा होगा कि इस्लामाबाद में जो पार्लियामेंट है उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट है, उसके साथ ही सेक्रेटेरिएट है। तो एक ही कैपिटल में तीनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं मोस्टली। तो साउथ अफ्रीका के अंदर 3 कैपिटल्स उसकी जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव के बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट है। जो साउथ अफ्रीकन हैं उनको रेनबो नेशन भी कहा जाता है, रेनबो नेशन। ठीक है, साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं, यहाँ पर एक पौधा उगता है PRO, टी, टी जैसी होती है ना आपकी चाय होती है, चाय से पहले कुछ खास किस्म की कॉम्पलें और पत्ते निकलते हैं, उसको प्रोटी कहते हैं। प्रोटी एक प्लांट का नाम है और ये साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इनको प्रोटीज कहा जाता है। तो अगर आप कभी क्रिकेट देखते हो तो आप कहोगे कि साउथ अफ्रीका की टीम को आप कहते हैं प्रोटीज, जैसे आप पाकिस्तान को कहते हैं शाहीन, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं कैंगरूज, तो इनको कहते हैं प्रोटीज, क्योंकि प्रोटीज जो है, प्रोटी जो है वो इनका नेशनल फ्लावर है। ठीक है, और साउथ अफ्रीका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड। गोल्ड भी यहाँ बहुत पैदा होता है। ठीक है जी, कॉन्गो का ओल्ड नेम ज़ायरे है, बता चुका था पहले ही आपको। बाकी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट यही थी सारी जो आज हमने पढ़ी है अफ्रीका से मुतालिक। इसका मिसलेनियस भी हमने किया, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको बाकी जगहों पे मिलेगी। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास, और मेरा ख्याल है कि आज आप लोगों के साथ भी गुड बाय का दिन है, और बाकी अब आप लोग बाकी तैयारियाँ अपनी खुद करेंगे। कुछ बच्चों के कुछ कंसर्न्स के, उनकी कुछ चीज़ें रह गई हैं। मैं कहता हूँ सारा कोर्स रह गया है, चुप करके करो तो चुप करके पढ़ो, ना आप समझ आए तो फिर हमें गिला कीजिएगा जब चीज़ें हमें पल्ले नहीं पड़ रही। आईटी का जो राव तैयब कॉन्सेप्ट है वो मैं कल दे चुका, कुछ चीज़ें मैंने आज शेयर की हैं, आप लोगों से उनको पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर करें। आईटी के टीचर्स जो हैं वो उन्होंने यही चीज़ें मुझसे शेयर की हैं कि उन्होंने यही बताना था। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा आप लोग के साथ कल वाली ही वर्ड्स हैं कि साथ ही हैं, तो आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। हाँ ज़रूर लें, और जब लेना हो तो डू कांटेक्ट मी, उसके हवाले से हम फिर बात करेंगे। मुझे क्या लगता है, ज़्यादा पोर्शन या कम पोर्शन आने की बात नहीं है। जो आपके पेपर्स हैं ना उसके अंदर वाज़े तौर पे लिख दिया है कि इतना सवाल यहाँ से आने, इतने सवाल वहाँ से आने, तो आना तो है। इंग्लिश का पोर्शन भी आपका 30% है और 40% है, और इसका भी 40% है आप लोग का पोर्शन आईटी का, और 20% आपका जो जीके वाला पोर्शन है, तो ये इसी नंबर से आएंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिटेल्स मैं खुद बता रहा होता हूँ, मैंने इसलिए कहा कि उनको परचेज जब भी करें, अगर आपने कोई नई चीज़ परचेज करनी है, अगर ऑलरेडी कोई चीज़ परचेज की है तो फिर खामखा परचेज करने की ज़रूरत नहीं। जो एमकॉम और एमपीए का सिलेबस है वो जिस बच्चे ने इस पर अप्लाई किया होगा म्यूनसिपल ऑफिसर्स के लिए, तो उसकी जो पोजीशन है वो एमकॉम की होगी या एमपीए की होगी।
उनके अंदर जो आपने मैनेजरियल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वहाँ से उसका आएगा। वो आपका सब्जेक्ट्स का जो पोर्शन है कि इस सब्जेक्ट्स में से पूछा जाएगा, तो जो आपकी कोर्स बुक्स हैं वहाँ से आपको गो थ्रू करना है कि आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं, ताकि आप उनका आंसर दे सको। इसके लिए कोशिश ये होती है कि आपने पास पेपर्स जो आए हैं म्यूनसिपल्स के ऊपर वो पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह के सवाल आए थे, और उसी तरह का एरिया आप अपनी बुक्स में कवर करो। कल मैंने वैसे आप लोगों को नंबर शेयर किया था बुक शॉप का, लेट मी शेयर यू अगैन, उनसे आप बात कर लें। मुनीर नाम है आपके बुक शॉप का, 0344-626-2426 इसका नाम है जी मुनीर बुक शॉप, राइट। ये मैंने यहाँ टाइप भी कर दिया, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फिर खुद ही शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह की अमान। म्यूनसिपल ऑफिसर का सेशन कोई स्टार्ट होने के चांसेस हैं। हम लोग कोई सेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि नोवा जो है वो 100 मार्क्स या जीके के बच्चों का सेशन साल में बहुत कम लेता है। तो अगर कुछ सेशन स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली अनाउंस हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई चांसेस नहीं है। हम साल में मैक्सिमम 3 या 4 सेशन लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत निटी-ग्रिटी से पढ़ाना होता है। हमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले से प्रिपेयर करनी होती हैं, और बहुत कम टीचर्स इस चीज़ को पढ़ाते हैं, सारे डिटेल चीज़ों को ज़्यादा पढ़ा रहे होते हैं। तो हम उधर कमिटेड, हमारी कमिटमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन ज़ाहिर आप बच्चों का रिस्पांस आता है कि आप उन्होंने ये पढ़ना है, तो फिर हम ये बैच स्पेशली अनाउंस करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, गुड बाय, खुश रहें, आबाद रहें, बहुत सा कामयाब रहें।